स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट इंग्लिश 1 यूनिट नंबर 3 पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम एक्टिविटी जो थी फिफ्थ एलिफेंट एंड ब्लाइंड मैन वाली, उसके अंदर से क्वेश्चन आंसर लिख रहे थे। ओके, नाउ उसके अंदर हमने 6 क्वेश्चन आंसर लिखे थे। अभी भी 2-3 क्वेश्चन आंसर लिखना बाकी है, तो मैं लिखवा देती हूँ, फिर हम नेक्स्ट एक्टिविटी को अंदर जाएंगे। ओके, चलो 7 नंबर का क्वेश्चन लिखो। What did the sixth man SIXTH? What did the sixth man says? SEIZD says. क्वेश्चन मार्क, उसी में आगे दूसरा क्वेश्चन, What did he say? What did he say about the elephant? About the elephant. उसने एलिफेंट के बारे में क्या कहा? What did he say about the elephant? Question mark. Okay? Answer लिखो. The sixth man says. The sixth man says. SEIZD says. The spinning SWN G SWN SWI NGING swinging tail TAIL of the elephant full stop. He felt the FELT he felt that the elephant is he felt that the elephant is like a rope, ROPE, full stop. Elephant is like a rope, full stop. What did, next question, what WHAT, moral, what moral do you get GET, what moral do you get from FROM, the poem, from the poem, फिर डैश करके डैश फ्रॉम द पोएम डैश करके सिंगल कोट्स के अंदर पोएम का नाम क्या था? द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट, द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट। फिर से क्वेश्चन बोल रही हूँ, व्हाट मोरल डू यू गेट फ्रॉम द पोएम, सिंगल कोट्स के अंदर द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट, क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टैंड? आंसर लिखो। फ्रॉम द पोएम डैश करके सिंगल कोट्स के अंदर ब्लाइंड मैन, द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट, द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट, we learn that LEARN that most of the theology, the THE, फिर से THE theology का स्पेलिंग THEOLOGIC, theology wars, WARS, जो रिलीजियस वॉर हो रहे, झगड़े हो रहे, occur, OCCUR, religious means theologic war occur in utter ignorance, in utter means UTTER, ignorance, IGNORANCE full stop, ignorance, because फुल स्टॉप के बाद आगे लिखो because BECAUSE, even though, even EVEN, though
THOUGH. Even though everybody thinks that he is right, comma, nobody is fully right, full stop, RIGHT वाला राइट, लेकिन कोई भी पूरा राइट नहीं होता है. ओके, नाउ एक्टिविटी 6 पेज नंबर 33 पर एक्टिविटी 6 दी गई है आपको. ओके, चलो निकालो पेज नंबर 33. Activity 6. Like chaos reasons as traffic rules are ignored. जो पोएम हमने देखी एक्टिविटी 1 के अंदर, ठीक है, मीन्स वो क्या था, आर्टिकल था. द पोएम द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट बाय जॉन गॉडफ्रे shows the point of view of the poet and the point of view of the other people. ठीक है, everyone has a unique point of view. हर एक के पास unique point of view होता है. Your point of view is influenced by the type of person you are and by the experience, by your experience. Okay? यहाँ पर एक एलिफेंट का आपको पिक्चर दिया हुआ है, जो 6 ब्लाइंड मैन ने, डिफरेंट ब्लाइंड मैन ने क्या किया था, महसूस किया था, फील किया. ठीक है, किसी को ये जो उसकी बॉडी है वो होल जैसी लगी, पैर है वो ट्री जैसे लगे, टेल है वो एक रोप जैसा लगा, ये उसकी जो ट्रंक है वो लाइक अ स्नेक, फिर उसके जो लंबे लंबे दांत है, टीथ है, वो कैसे लगे, स्पीक मीन्स किसके जैसे लगे, स्पीयर, SPAR, स्पीयर मीन्स लकड़ी जैसे. उसके कान है मीन्स जो ईयर है वो कैसे लगे, फैन जैसे, पंखे जैसे. ठीक है, हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ व्यू आर शोन इन द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट, व्हाट आर दे, की जो पोएम है एलिफेंट एंड ब्लाइंड मैन की, उसके अंदर कितने पॉइंट ऑफ व्यू दिए थे और वो क्या क्या थे. ओके, चलो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पॉइंट ऑफ व्यू आर शोन इन द, जिसके पास बुक नहीं है वो नोटबुक के अंदर एक्टिविटी 6 करके क्वेश्चन लिखेगा और आंसर. हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ व्यू आर shown in the poem, what are they. क्वेश्चन को आंसर में बोल के लिखवा रही हूँ. ओके, चलो फटाफट आंसर लिखो. हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ व्यू इन द पोएम, व्हाट आर दे.
6 blind men of 6 blind men in the poem. In the poem. Full stop. They are as follow. They are as follow. फर्स्ट नंबर करके लिखो, एज फॉलो करके नेक्स्ट लाइन में फर्स्ट सेकंड ऐसे आपको 6 तक पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है। 6 पॉइंट ऑफ व्यू, 6 ब्लाइंड मैन थे। ओके, तो यहाँ फर्स्ट के अंदर लिखो, फर्स्ट ब्लाइंड मैन फेल्ट, फर्स्ट ब्लाइंड मैन फेल्ट FELT that the elephant was like a hole, that the elephant was like a hole, full stop. Elephant was like a hole. अब यहाँ पर सेकंड के अंदर नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड ब्लाइंड मैन felt that felt that the elephant was like a spear. The elephant was like a spear, SPEAR, full stop, a spear. Next, third blind man, THIRD, third blind man felt that the elephant was like a snake. The elephant was like a snake, full stop. Next, fourth, FOURTH, fourth blind man felt, fourth blind man felt that the elephant was like a tree, that the elephant was like a tree, TREE, full stop. Fifth means next. Fifth blind man felt, fifth blind man felt that the elephant was like a fan. The elephant was like a fan, a fan. Full stop. Next, sixth blind man, SIXTH. Sixth blind man felt, FELT, that the elephant was like a rope, ROPE. ओके, तो यहाँ पर 6 पॉइंट ऑफ व्यू और उसके कौन से ओपिनियन, कौन से पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट मैन का क्या सोचना है, सेकंड का क्या सोचना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एक्टिविटी 6 है वो कंप्लीट होती है। ओके, नाउ एक्टिविटी 7 एक्टिविटी 6 के अंदर जो पेज नंबर 34 और ये टेबल वाली एक्टिविटी है उसे आपको निगलेक्ट करनी है, इग्नोर करनी है। ओके,
एलिफेंट, विच स्टैंजास यूज डायरेक्ट कोटेशन, कि कौन से स्टैंजा के अंदर डायरेक्ट कोटेशन यूज हुआ है। तो इसके आगे की एक्टिविटी के अंदर मैंने आपको रिपोर्टेड स्पीच एंड डायरेक्ट स्पीच का, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच मीन्स इनडायरेक्ट स्पीच, उसका डिफरेंस बताया था। तो जो भी सेंटेंस के अंदर ऐसे डबल कोट्स के अंदर लिखा होता है वो क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच का, मीन्स वो रिपोर्टेड स्पीच वाला नहीं होता है, मीन्स इनडायरेक्ट स्पीच वाला नहीं होता है, वो डायरेक्ट स्पीच का होता है। ठीक है, कैसा होता है, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस होता है, यानी कि डायरेक्टली किसी पर्सन ने बोला होता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछा है एक्टिविटी 7 के अंदर, which stanzas use direct quotation, ओके। तो there are 6 direct quotation in the poem, there are, लिखना है आपको, ठीक है, there are 6 direct quotation, quotation, QUOTATIONS, quotations in the poem, in the poem, POEM, there are second, third, fourth, 5, 6 and 7। तो आप पोएम देखोगे तो उसके अंदर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 एंड 7 मीन्स टोटल 1 2 3 4 5 6, उसके अंदर डबल कोट्स का यूज हुआ है, मीन्स वो क्या है, डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट कोटेशन है। ठीक है, तो लिखो दे आर टू, मीन्स सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 एंड 7। ठीक है, एंड 7। ओके, अब पेज नंबर 35 पर देखो, एक्टिविटी 7 क्या अंदर क्या करना है वो, रिमेंबर दैट राइटिंग अ पर्सन्स आइडिया इन कोटेशन मार्क shows that the writer is using the exact word of the person। की क्या याद रखना है आपको, राइटिंग अ पर्सन्स आइडिया इन कोटेशन मार्क्स, कोटेशन मार्क्स के अंदर जो लिखा हुआ है वो क्या दर्शाता है, क्या शो करता है, द राइटर इज यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द पर्सन, कि राइटर ने पर्सन, जो भी पर्सन ने बात बोली है उसका एग्जैक्ट वर्ड यूज किया है। ओके, when we write about sources sometimes we want to modify an exact quotation exact quotation to fit better with our own idea or to make the meaning clear for the reader। कि when we write about source, जब हम source के बारे में लिख रहे हैं, sometimes we want to modify an exact quotation, हमें कभी कभी क्या करना पड़ता है, एग्जैक्ट कोटेशंस को मॉडिफाई करना होता है। ठीक है, क्यों, टू फिट बेटर विथ आवर ओन आइडिया, कि हम हमारा ओन आइडिया, ठीक है, हमारा खुद का आइडिया उसके साथ फिट हो सके। ठीक है, मेक द मीनिंग क्लियर फॉर द रीडर, कि रीडर को, जो भी रीड करेगा उसको मीनिंग क्लियर हो जाए, इसलिए हम कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं। ठीक है, जो एग्जैक्ट वर्ड है उसमें। When we do this, we use special punctuation to show that the word inside the quotation marks have been changed।
कि जब हम ये चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, वी यूज स्पेशल पंक्चुएशन, हमें स्पेशल पंक्चुएशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। डबल कोट्स निकाल कर कुछ स्पेशल पंक्चुएशंस का यूज करना पड़ेगा। द वर्ड इनसाइड द कोटेशन मार्क्स हैव बीन चेंज, कि कोटेशंस के अंदर जो लिखा हुआ है उसे चेंज करने के लिए, ओके। तो ये जो है डायरेक्ट स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच हम इंग्लिश 2 के अंदर भी ये पढ़ने वाले हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, तभी आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ओके। अब आपको एक यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल चेंज इन व्हाट बेन सेड, डू यू मीन दैट यू एंजॉय इट, ठीक है। तो वो क्या है, डायरेक्ट कोटेशन है, क्योंकि वो डबल कोट्स के अंदर लिखा है। आप उसे दूसरी तरीके से, माइट बी शोन दिस वे, आप दूसरी तरीके से भी दिखा सकते हो, जैसे नीचे आपको बोला है, डिलीटिंग पार्ट ऑफ व्हाट बेन सेड, वी यूज इलिप्स, बेन सेड तो हम शेड है उसे रिमूव कर देंगे और उसकी जगह क्या लिखेंगे, बेन आस्क्ड, डू यू एंजॉय इट, डू यू एंजॉय इट। एडिंग समथिंग टू व्हाट बेन सेड, वी यूज ब्रैकेट्स। बेन क्वेश्चन, दूसरी तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, बेन क्वेश्चन, डू यू मीन दैट यू एंजॉय, क्वेश्चन मार्क। तो जो डायरेक्ट कोटेशन है हम उसे अलग अलग तरीके से उसके अंदर चेंजेस करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट, in the poem 6 stanza use direct quotation, पेज नंबर 35 पर बुक के अंदर, in the poem 6 stanzas use direct quotation। हमें अभी अभी लिखा कि पोएम है उसके अंदर 6 स्टैंजा ऐसे है जो डायरेक्ट कोटेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। जो थर्ड, सेकंड स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा, फोर्थ, फिफ्थ एंड 7, वो सारे स्टैंजा है वो डायरेक्ट कोटेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। चूज वन डायरेक्ट कोटेशन टू रीराइट, ठीक है। आपको कोई एक डायरेक्ट कोटेशन उसे रीराइट करने के लिए चूज करना है, ठीक है। फर्स्ट आपको बोला है रीराइट द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द डायरेक्ट कोटेशन। फॉर एग्जांपल चलो हम पोएम में से सेकंड नंबर का जो स्टैंजा है उसमें जो डायरेक्ट कोटेशन बोला गया है उसे हम चूज करते हैं। गॉड ब्लेस मी बट द एलिफेंट इज वेरी लाइक अ होल, ओके। लिखो गॉड ब्लेस मी, जैसा उसने लिखा है वैसे लिखेंगे, बट द एलिफेंट is very like a whole, ओके। तो हमने जैसा लिखा था वैसे ही लिख लिया। अब सेकंड, लुक केयरफुली एट द एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल को आपको केयरफुली देखना है। रीराइट द कोटेशन यू चूज यूजिंग इलिप्स, मीन्स कुछ पार्ट्स को आपको डिलीटेड करके इलिप्स करके लिखना है। जैसे ऊपर हमें एग्जाम्पल के अंदर दिया है, बेन आस्क्ड यू एंजॉय इट, ठीक है, डू यू मीन दैट, वो उसने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया।
delete something that you feel is not necessary for understanding the meaning. आपको ऐसा लगे कि ये पार्ट अंडरस्टैंड करने के लिए, मीनिंग अंडरस्टैंड करने के लिए नेसेसरी नहीं है, तो उसे आप डिलीट कर सकते हो. मीन्स आप कैसे लिख रहे हो? यूजिंग इलिप्स. ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है उसे हम यूजिंग इलिप्स कैसे लिखेंगे? चलो, कौन बताएगा? तो यहां से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं द एलिफेंट इज वेरी लाइक अ होल. लिख सकते हैं द एलिफेंट इज लाइक अ होल. ओके, तो डबल कोट्स फिर डॉट डॉट करना है. मीन्स आगे कुछ है लेकिन हमने लिखा नहीं है, डिलीट कर दिया. ठीक है, जैसे बेन के एग्जांपल में दिखा रहा है. ओके, द एलिफेंट इज लाइक अ कैसा लग रहा है एलिफेंट? लाइक अ होल. ठीक है, डबल कोट्स कंप्लीट. तो ये कौन सा तरीका हुआ? यूजिंग इलिप्स. ठीक है, ये एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द कोटेशन, ये यूजिंग इलिप्स. अब थर्ड क्या है? एडिंग समथिंग. ओके, थर्ड रीराइट द कोटेशन यू चूज. आपने जो भी कोटेशन चूज किया, हमने ये सेकंड नंबर वाला चूज किया, सेकंड नंबर स्टैंजा के अंदर से. आप ये इसके अंदर से ये नहीं करना है आपको, तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, नोटबुक में थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन, ठीक है, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो. जैसे कि मैंने यहाँ आपको ये एग्जाम्पल लेके करवाए. बाकी के एग्जाम्पल बुक के अंदर जो पोएम में दिए हैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन स्टैंजा के अंदर, वो आप अपनी बुक के अंदर कर सकते हो और करना ही चाहिए. कभी भी ऐसा नहीं है कि ये सेंटेंस का ही पूछेंगे, कोई भी स्टैंजा के अंदर से कोई भी पूछेंगे. ओके, तो अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, अगर आपने रट्टा किया है तो आपको कुछ समझने हैं. रीराइट द कोटेशन you choose using bracket to add something that will make meaning clear for someone who has not read the poem. कि जिसने पोएम रीड नहीं की है, ठीक है, वो भी अगर रीड करेगा, आपने कुछ समथिंग ऐड किया सेंटेंस के अंदर, ठीक है, तो उसके लिए मीनिंग है वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो ये थर्ड तरीका है यूजिंग ब्रैकेट्स टू ऐड समथिंग. ठीक है, जैसे बेन के वाला जो टॉपिक था उसमें ब्रैकेट्स के अंदर क्या ऐड किया? पेंटिंग द फेंस. डू यू मीन दैट यू एंजॉय इट? अब इट मीन्स क्या? जो आप पेंटिंग, तुम जो पेंटिंग फेंस को पेंटिंग कर रहे हो उसे एंजॉय किया. ठीक है, तो ब्रैकेट्स के अंदर कुछ समथिंग ऐड किया कि ज्यादा, ताकि जो पोएम रीड कर रहा है उसे ज्यादा अंडरस्टैंड हो, ज्यादा क्लियर हो जाए, इसलिए. ठीक है, तो हमारे ये जो एग्जाम्पल है उसके अंदर क्या होगा? ब्लाइंड मैन सेड, लिखो थर्ड नंबर का. द ब्लाइंड मैन सेड कोमा करके डबल कोट्स के अंदर, God bless me. God bless me. अब ब्रैकेट्स क्या ऐड करेंगे हम? He touched the broad and sturdy body of the elephant and said. उसने ऐसा क्यों बोला? कि उसने एलिफेंट की ब्रॉड एंड स्टर्डी बॉडी को टच किया. ठीक है, फिर उसने महसूस किया कि लाइक अ होल. तो ब्रैकेट्स के अंदर ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? ही टच द ब्रॉड एंड
sturdy body of the elephant inside. The elephant is very like a whole. Like a whole. Double quotes complete. Okay. तो यहाँ पर आपकी एक्टिविटी 7 कंप्लीट होती है. नेक्स्ट एक्टिविटी 8 से हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे.